ये ट्रैपिस्ट 1 ही है, एक ऐसा प्लैनेट जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है और इसकी प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर और ग्रेविटी अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इवन प्रेडिक्शन की जाती है कि इस प्लैनेट में पानी हो सकता है, पर ये अकेला प्लैनेट नहीं है। ऐसा एक और प्लैनेट है KOI 5715.15 जो कि एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट माना जाता है। मतलब कि यहाँ पे धरती से भी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस है लाइफ के लिए। प्रॉब्लम बस एक है, इसका डिस्टेंस। लाइट को कई साल लग जाते हैं इन प्लैनेट्स पे पहुँचने के लिए। जब लाइट को इतना टाइम लग रहा है तो आप सोचो, हम तो 1% लाइट की स्पीड पे भी नहीं पहुँच पाए, तो अगर हम किसी को भेजेंगे यहाँ पे तो वो कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। ये तो मैंने बस आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं प्लैनेट के जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, बट हम कभी पहुँच नहीं सकते। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? है, और आज मैं 2 बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। 1916 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज करी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी भारी चीज़ जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स अपने आसपास जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसे बेंड कर देते हैं। जस्ट लाइक आप जब कोई भारी चीज़ किसी चादर के ऊपर रखते हो तो वो बेंड हो जाता है और एक कर्वेचर फॉर्म होता है। उन्होंने इसी स्पेस टाइम कर्वेचर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस दी, जिसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर इन इक्वेशंस के कई सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से एक सॉल्यूशन कार्ल श्वार्ज़जाइंट ने दिया जो ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट करता है। ब्लैक होल्स का नाम तो सुना होगा आपने। ये ऐसा रीजन है स्पेस टाइम में जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट, जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, वो भी एस्केप नहीं कर पाती। पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते थे, लेकिन 2019 में हमने M87 गैलेक्सी के सेंटर में पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर करी और इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया। अच्छा, ब्लैक होल्स के बारे में एक बहुत मिस्टीरियस क्वेश्चन है कि जब ब्लैक होल किसी स्टार को सक कर लेता है तो उस स्टार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका मास, उसका टेम्परेचर, उसकी क्वांटम स्टेट, वो कहाँ चली जाती है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की नो हाइडिंग थ्योरम कहती है कि कोई इन्फॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से गायब हो रही है तो वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जिस्ट करती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज प्रपोज करी, जिसमें से एक ये थी कि जिस स्टार को ब्लैक होल ने सक कर लिया वो स्पेस टाइम फैब्रिक के दूसरे साइड किसी वाइट होल से निकल जाता है। वाइट होल्स बेसिकली ब्लैक होल्स के एकदम अपोजिट होते हैं। जैसे ब्लैक होल्स के पास कुछ भी आता है तो वो उसे सक कर लेता है, इसके एकदम अपोजिट वाइट होल्स अपने पास कुछ आने ही नहीं देता, वो सब कुछ रिपेल करता है और जो उसके अंदर मटेरियल है वो उसको बाहर फेंक देता है। तो अब तुम एक कनेक्शन देख रहे हो कि ब्लैक होल से चीज़ें एंटर हो रही हैं और वाइट होल से सब चीज़ बाहर आ रही है। इसी चीज़ को आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने प्रपोज किया कि मे बी हम इस तरह किसी 2 पॉइंट ऑफ स्पेस को कनेक्ट कर सकते हैं और एक शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे हम लाखों लाइट ईयर्स का डिस्टेंस कुछ सेकंड्स में ट्रैवल कर पाएंगे, और इसे उन्होंने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा, जिसको आगे जाकर हम वॉर्म होल्स बुलाने लग गए। वॉर्म होल्स के थ्रू हम किसी एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी भी ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरस्टेलर मूवी में इस वॉर्म होल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, बट वॉर्म होल्स परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है इंटरस्टेलर ट्रैवल का। अनफॉर्चुनेटली 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके साथ। सबसे पहले कि जो वाइट होल है वो एक नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो नहीं करता। ये लॉ कहता है कि चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज स्टेट में ही जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पेज को कई टुकड़ों में फाड़ दो तो वो अपने आप पेज नहीं बन सकता, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसी तरह ब्लैक होल स्टार को डिफॉर्म करते हैं और उसे सक कर लेते हैं। अब अगर वाइट होल एग्जिस्ट करता है तो वो स्टार के मैटर को बाहर फेंकेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस स्टार बन जाएगा, जो कि एक ऑर्गेनाइज स्टेट है, और ये क्लियर वायलेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि वाइट होल्स एग्जिस्ट नहीं करते, और उनमें से कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शायद जो ब्लैक होल्स है उनकी डेथ के बाद जो उनके अंदर सारा मैटर है वो एक एक्सप्लोजन के साथ बाहर आ जाएगा। पर इसे हम कभी वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैक होल्स को ख़त्म होने में कई बिलियन ईयर्स लगते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है वॉर्म होल्स को लेकर कि वॉर्म होल्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसमें से कोई भी मैटर अगर पास करेगा तो ये तुरंत ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाएंगे। इसे ओपन रखने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो ग्रेविटी को अपोज करे, जैसे एक्सोटिक मैटर। इसको डार्क मैटर या एंटी मैटर से कंफ्यूज मत कर लेना, उससे ये अलग है। ये ऐसा मैटर है जिसकी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी होती है और इसकी वजह से हम एक एंटी ग्रेविटी इफेक्ट पैदा कर सकते हैं जो वॉर्म होल्स को लंबे समय तक ओपन रख सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए वॉर्म होल्स बस थ्योरेटिकल है, हमें नहीं पता एक्सोटिक मैटर जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बट अगर एक्सोटिक मैटर जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हम बिना वाइट होल्स या वॉर्म होल्स के भी
इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। 1994 में मिगेल अल्कुबेरे ने आइंस्टाइन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन प्रपोज किया, जिसकी मदद से हम लाइट से कई गुना ज़्यादा स्पीड से भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि ये तो यूनिवर्स का लॉ है कि लाइट से ज़्यादा तेज़ कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि लाइट से तेज़ कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता, बट जब बात आती है स्पेस की तो वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर आप एज ऑफ द यूनिवर्स को भी ऑब्जर्व करोगे तो वो लाइट से कई गुना तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस लाइट से तेज़ मूव कर सकता है, और इसी के बेसिस पे मिगेल ने अल्कुबेरे ड्राइव का कॉन्सेप्ट दिया। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है सर्फिंग की। इमेजिन करो आप सर्फिंग कर रहे हो। सर्फिंग में क्या होता है, हम फिजिकली तो मूव नहीं कर रहे होते, जो वेव्स होती है ओशन की वो हमें आगे ले जाती है, हम बस उसके ऊपर राइड कर रहे होते हैं। इसी से सिमिलर आइडिया है अल्कुबेरे ड्राइव का। इमेजिन करो हम अर्थ से दूर किसी एक और प्लैनेट पे जाना चाहते हैं, तो इसमें जो स्पेसशिप है वो अपने आगे जो स्पेस है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और जो उसके पीछे स्पेस है उसे वो एक्सपैंड कर देती है। तो अब तुम देखो, स्पेसशिप अपनी जगह पे रही, उसने बस स्पेस को ऐसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसका डिस्टेंस अर्थ से बढ़ गया और स्टार से कम हो गया। तो फिजिकली स्पेसशिप ने स्पेस के रिस्पेक्ट में मूव नहीं किया, बट स्पेस ने किसी बाहरी ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से मूव कर लिया। तो हम अपनी स्पेसशिप में बेसिकली सर्व कर रहे हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग एनी फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। आइंस्टाइन की ये इक्वेशंस बहुत प्रॉमिसिंग हैं, और इसके न जाने कितने और सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, जो सच में हमें कभी अलाउ करें कि हम प्लैनेट अर्थ के अलावा भी कहीं और एग्जिस्ट करें और ह्यूमैनिटी हमेशा थ्राइव करे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।